हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो 25 सितंबर 2020 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा, याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त हमारे अभी हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों में घोषणा हो गई। ये 3 चरण में होगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। 10 नवंबर को रिजल्ट आया था, ठीक है, और सरकार भी बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा, खास क्या था। तो पहले एक बूथ पे 1500 आदमी का वोट देना रहता था, अब 1000 आदमी को ही बुलाया गया है। ये थोड़ा सा खास है यहाँ पे, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट है घर तक फाइबर योजना। इसके तहत क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं को और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। कहाँ की? तो बिहार में की है, इसलिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत क्या हो? घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। आने वाले 1000 दिनों में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसार देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट है महामारी संशोधन विधेयक 2020। ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है था, पहले 1897 का एक्ट है ओरिजिनल, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है 2020 में। तो 19 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। इस विधेयक द्वारा अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा, है ना। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक। तो जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज किया गया है। लोकसभा में मंगलवार को, मतलब कि डेट यहाँ दिया नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित आधिकारिक भाषा विधेयक पारित हो गया। इसमें आधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी एवं मौजूदा उर्दू तथा अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया। मतलब 5 वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, है ना, 3 एक्स्ट्रा हुआ। पहले से उर्दू और इंग्लिश सिर्फ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। यह विधेयक सूरत, कहाँ कहाँ? तो सूरत, भोपाल, भागलपुर, है ना, बिहार में भागलपुर, याद रखिएगा, अगरतला, रायचूर स्थित 5 आईआईटी को आईआईटी अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूदा 15 आईआईटी के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। मतलब ये जो 5 आईआईटी जो है यहाँ पे ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको जो है देश के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में घोषित किया है। ट्रिपल आईटी संशोधन विधेयक इन संस्थानों को किसी भी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की भांति बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या पीएचडी डिग्री जारी करने का अधिकार देगा। तो कहाँ कहाँ का है? बस याद रखिएगा, 5 जगह है, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर, ठीक है। रायपुर नहीं है, रायचूर अलग है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए रायचूर है कौन से स्टेट में। कोसी रेल महासेतु, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार में कोसी रेल महासेतु का 18 सितंबर 2020 को उद्घाटन किया गया। इसके लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2003-4 यानी कि अटल बिहारी की सरकार में मंजूरी दी थी। कोसी महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह बिहार के सुपौल जिले के निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ता है। तो याद रखिए, सुपौल जिला में ही दोनों है, निर्मली और सरायगढ़। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एक छोटा सा राजमार्ग भी प्रदान करेगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ऑप्शनल वे प्रदान करेगा, और नेपाल सीमा के करीब होने के कारण इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है, रणनीतिक महत्व भी है। नेक्स्ट, बिहार प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में परियोजनाओं का शुभारंभ। तो 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है, जबकि 2 मल जल उपचार, 1 नदी क्षेत्र के विकास से संबंधित है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपया है। तो याद रखिएगा, प्राइस उतना याद रखना जरूरी नहीं है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन बिहार सरकार शहरी आधारभूत संरचना विकास अधिनियम द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और करमाली चक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाए गए मल जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया, ठीक है। ये पहले भी हम लोग शायद फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य क्षेत्र, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं का आवश्यक वस्तु से सूची से बाहर किया गया है। राज्यसभा से बिल पारित हो चुका है। इसके पहले बिल को 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था और वहां से भी पारित हो चुका था। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यवसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप वाली उनकी आकांक्षाओं को दूर करना है। कहने मतलब कि यदि लोग, मतलब इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, बाहर से एफडीआई मंगवाना है इस सेक्टर में,
तो इसमें किया क्या गया है, याद रखिएगा, किसको, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू, इसको जो है आवश्यक वस्तु के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है रेज 2020 शिखर सम्मेलन। ये क्या है, तो 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन वर्चुअल हुआ था, ठीक है, रेज RAISE 2020 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश एवं सशक्तिकरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। रेज शिखर सम्मेलन दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति और नवाचार से संबंधित प्रतिनिधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। नेक्स्ट है दूसरे देश की दूसरी किसान रेल। पहली किसान रेल जो था वो दानापुर के लिए चलाया गया था, महाराष्ट्र के एक जगह से। दूसरा जो है यहाँ पे देख रहे हैं, तो 9 सितंबर 2020 को देश की दूसरी एवं दक्षिण भारत की पहली, तो याद रखिएगा देश का दूसरा है ना, मतलब इंडिया लेवल पे दूसरा है और देखा जाए तो साउथ इंडिया का पहला है, ठीक है। पहली किसान रेल को देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली के मध्य परिचालित हुआ। कहाँ से कहाँ तक, अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली तक। इस रेल के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। 7 अगस्त 2020 में पहली किसान रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया था। तो देश का भी पहला और बिहार में के लिए चलाया गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। महिला अधिकारी भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होंगे, है ना, तो भारतीय नौसेना का जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है उसमें लेडीज ऑफिसर भी शामिल होंगे, वो इसमें बताया गया है। तो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, ऑब्जर्वर के रूप में या फिर एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में, ठीक है। चयनित महिला अधिकारी युद्ध पोतों से कार्य करने वाली पहली महिलाएं होंगी। यह 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह हैं। ये अधिकारी भारतीय नौसेना के 17 अधिकारियों के एक समूह का हिस्सा है, जिसमें 21 सितंबर को आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक बल की 4 महिला अधिकारियों और 3 अधिकारियों के साथ पर्यवेक्षकों के रूप में स्नातक होने पर विंग्स से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक। तो आसियान जो है 10 कंट्री का ग्रुप है, वो मतलब आसियान और भारत के बीच का जो है मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है। 12 सितंबर 2020 को आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की, यानी कि को चेयरमैन थे, एक तरह से बोल सकते हैं। इस बैठक में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री डॉन प्रदुम बिनई भी शामिल थे। इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में क्या क्या बात हुआ, तो समुद्री सहयोग, संपर्क, शिक्षा व क्षमता निर्माण तथा लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें आसियान भारत कार्य योजना 2016 से 20 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में नई आसियान भारत कार्य योजना 21 से 25 को अपनाया गया। आसियान में 10 देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। तो याद रखिएगा, दूसरा संस्करण था, पहला नहीं था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य राज्यों में नवाचार की क्षमता को विकसित करना है। इसमें 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। इस राज्यों में 5 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया। इसमें जो है पूरे स्टेट को 5 श्रेणी में बांटा गया है। पहला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, उत्तम प्रदर्शन, अग्रणी यानी लीडर, आकांक्षी अग्रणी, उभरते हुए स्टार्टअप। इसके अनुसार इस रैंकिंग में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। इसमें टॉप परफॉर्मर उत्तर प्रदेश की श्रेणी में, उत्तम प्रदर्शन की श्रेणी में कर्नाटक एवं केरल शामिल हैं। मतलब कि कर्नाटक और केरल जो था सेकंड वाले में शामिल था, गुजरात फर्स्ट वाले में है। अग्रणी राज्य की बात किया जाए लीडर वाले में, तो बिहार, तो याद रखिएगा बिहार किस क्षेत्र में था, लीडर के क्षेत्र में था, ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान शामिल है। आकांक्षी श्रेणी में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड शामिल है। उभरते हुए स्टार्टअप वाले सेक्टर में है तो आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, है ना। तो यूपी किस में था, लास्ट वाले में उभरते हुए स्टार्टअप, और बिहार था लीडर वाले में। तो याद रखिएगा, ये दोनों का पोजीशन कम से कम याद रखिएगा। G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री की वर्चुअल बैठक। G20 ग्रुप मतलब जो 20 कंट्री का ग्रुप है, उसके शिक्षा मंत्रियों का एक वर्चुअल बैठक हुआ था, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इस साल का जो अध्यक्षता है सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। अगले साल 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया, 24 में ब्राजील। G20 के अध्यक्षता के बारे में।
सऊदी अरब वर्ष 2020 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। बैठक में G20 सदस्य देशों में शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा निरंतरता, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड उर्दू वेबिनार, है ना, जिससे पहले सेमिनार होता था तो अब वेबिनार होता है। तो 27-28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य विषय रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ उर्दू राइटर इन एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोशल मीडिया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने इस वेबिनार का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विभाग के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसे उर्दू भाषा के विकास, प्रगति एवं प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। अब पढ़ते हैं एनटीए के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो बनाया जा रहा है अभी बना नहीं है। 19 अगस्त 1920 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। एनआरए एक बहु एजेंसीय निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एनआरए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के पहले स्तर पर सीईटी आयोजित किया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा, जो हर एक लेवल के लिए अलग अलग होगा, 10th का अलग, 12th का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग। एक कंप्यूटर आधारित होगा। इस परीक्षा में समूह ख और ग गैर तकनीकी यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीईटी के अंक के आधार पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के अंतिम चयन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल में डायरेक्ट टीयर 2 और टीयर 3 का फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद। और उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। 3 साल तक इसका स्कोर वैलिड होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ई पोर्टल स्वास्थ्य। 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किया। यह अपने किस्म का पहला ई पोर्टल है जो कि एक ही मंच पर भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य पोर्टल स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों आदि उपयोगी जानकारियों साझा करेगा। नेक्स्ट है 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर प्रधानमंत्री का संबोधन, है ना। इस साल जो स्वतंत्रता दिवस था 24 था, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से लगातार 7वीं बार देश को संबोधित किया। वर्ष 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी, इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी, तो वर्ष 2019 में भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 7,000 परियोजनाओं की पहचान की गई है। कुल 40 करोड़ जनधन खाते में 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं, मतलब 40 करोड़ जनधन अकाउंट में 22 करोड़ महिलाओं का अकाउंट है। 6,000 जन औषधि केंद्रों से 5 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड गरीब महिलाओं को दिए गए। वर्तमान में भारत में 200 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है। नदियों में समुद्रों में रहने वाली डॉल्फिन मछलियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। आगामी दिनों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की जाएगी। ये सब उनके मुख्य बातें थे। नेक्स्ट 17वां आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक, ठीक है। तो 29 अगस्त 2020 को 17वां आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इसके इंडिया को रिप्रेजेंट कौन किया, तो पीयूष गोयल, ठीक है। और वियतनाम के जो उद्योग मंत्री हैं क्रांत वान अन इसका सह अध्यक्षता की, और अध्यक्षता जो है केंद्रीय हमारे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। बैठक में सभी 10 आसियान देश 10 में कौन कौन है, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रियों की चर्चा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा पर केंद्रित रही। ये 10 जो आसियान देश हैं इनको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया कि कौन आसियान देश में नहीं है, और ऑप्शन दे दिया जाता है, वहाँ पे चुनना रहता है। नेक्स्ट चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज, है ना। एक चैलेंज लॉन्च किया गया, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप। 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ भारत के टीयर 2 शहरों में सॉफ्टवेयर उत्पादों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना है। इन चिन्हित स्टार्टअप को 25 लाख रुपए की शुरुआत फंड वन सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में तो 3 वर्षों की अवधि के लिए 95 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस चुनौती कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय विविध कार्य क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित करेगा।
नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए सर्किल, जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके नए सर्किल बनाए गए हैं। अगस्त 2020 में संस्कृति कला मंत्रालय द्वारा ASI के 7 नए सर्किल की घोषणा की गई है। कौन कौन 7 नए सर्किल है? तो त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ यूपी, हम्पी कर्नाटक, ठीक है, 7 नए सर्किल हैं। हम्पी मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित सर्किल में बदला जाएगा। हम्पी पहले से मिनी सर्किल था, वो कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगा। कहने का सर्किल, कहने का ASI जो है, जैसे इंडिया को डिफरेंट स्टेट में बांटा गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसी तरह से पूरे इंडिया लेवल पर ASI रेलवे को डिफरेंट जोन में बांटा गया है ना, 16 जोन है, आई थिंक 16 या 17 जोन है। उसी तरीके से ASI का भी डिफरेंट सर्किल में बांटा गया है, ठीक है, तो उसमें 7 सर्किल और ऐड किए गए हैं। हम्पी मिनी सर्किल पूर्ण विकसित सर्किल में बदल गया है। इससे पूर्व देश भर में 29 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल थे, मतलब पहले से 29 सर्किल थे, 7 सर्किल और आ गया, 36 सर्किल हो चुका है। इसके अलावा कई मिनी सर्किल भी हैं। इसके साथ ही अब कुल 36 सर्किल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ सहित 2 नए सर्किल की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक, ठीक है, 2020 में भारत और वियतनाम के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक हुई। 25 अगस्त 2020 को भारतीय वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक की सह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री व विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन मिन्ह ने की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम समग्र सामरिक गठजोड़ के हाल के घटनाक्रमों पर समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्र में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना तलाशने पर सहमति जताई। नेक्स्ट, देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे, है ना, देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे। तो 24 अगस्त 2020 को असम के वित्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और गुवाहाटी विकास विभाग के मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.82 किलोमीटर लंबे रोपवे सेवा का उद्घाटन किया। याद रखिए कहाँ बना है और किस नदी पे बना है। यह देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे के माध्यम से उत्तरी गुवाहाटी और गुवाहाटी शहर की यात्रा सुगम होगी। इस रोपवे को उत्तरी गुवाहाटी में कचारी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर तक संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, IBM NSDC के मध्य साझेदारी, IBM और NSDC के बीच में साझेदारी हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। 21 अगस्त 2020 को IBM ने भारत में शिक्षार्थियों को मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मतलब NSDC जो है उसके साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत IBM और अपने ओपन पीटेक मंच से ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करेगा। NSDC के E-स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से इसकी पेशकश की जाएगी। इस साझेदारी के तहत IBM E-स्किल पोर्टल पर 30 से अधिक ओपन पीटेक कार्यक्रम को सूचीबद्ध करेगा, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 60 घंटे से अधिक होगी। इस पहल के तहत 18 से 22 वर्ष की आयु के युवाओं को साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, क्लाउड, इंटरनेट थिंग्स जैसी तकनीक के साथ साथ व्यवहारिक कौशल जैसे पाठ्यक्रमों में नॉलेज पार्टनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत में IBM ने अपने पीटेक कोर्स की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, ये भी एक तरह का चैलेंज है, मतलब लोगों को, विद्यार्थियों को एक चैलेंज दिया गया है कि स्वदेशी रूप से माइक्रो प्रोसेसर विकसित कीजिए। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत परिस्थिति तंत्र को गति प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए 32 बिट और 14 बिट नामक 2 प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। 32 बिट वाले का नाम है शक्ति और 14 बिट वाले का नाम है वेगा। तो याद रखिए, मान लीजिए पूछा जाए कि शक्ति और वेगा क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है, कौन कितने बिट का है याद रखिएगा। इन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित करने हेतु स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान के तहत 9 उन्मेषीय स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश भर में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के संदर्भ में अग्रणी रहने हेतु सक्रिय, पूर्व निर्धारित और श्रेणीबद्ध उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है। इस चैलेंज की अवधि 10 में यानी 18 अगस्त जून 2021 तक का है। 18 अगस्त को शुरू हुआ था, वहां से 10 महीने जोड़ेंगे तो जून 2021 आ जाएगा, है ना।
रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली। रेलवे की सुरक्षा हेतु ड्रोन से अब निगरानी किया जाएगा। 18/2020 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। आरपीएफ ने मुंबई के चार कर्मचारियों की एक टीम को ड्रोन उड़ान, निगरानी और देखभाल हेतु प्रशिक्षित किया है। यह ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है तथा उन्हें स्वचालित फेज सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। अब तक आरपीएफ द्वारा 31.87 लाख रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे 9 ड्रोन खरीदा गया है। भविष्य में 97.52 लाख लागत से 17 और ड्रोन खरीदने का प्रस्तावित है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया है अगस्त 2020 में। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए इस परिषद का गठन किया है। केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मंत्री कौन है। केंद्रीय सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के एंड एम्पावरमेंट के जो मंत्री हैं वो कौन है, आपको बताना है। जबकि केंद्रीय न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 प्रतिनिधि, एनएचआरसी और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पदेना सदस्य के अलावा अपने नामांकन की तारीख से 3 साल के लिए पद पर काम कर सकेंगे, है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिषद निम्नलिखित कार्य करेगा। जो ट्रांसजेंडर के लिए जो राष्ट्रीय परिषद बनाया जाएगा वो क्या क्या काम करेगा। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए बनाई गई नीति और कार्यक्रम के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों में जुड़े सभी सरकारी विभाग और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना, है ना, ये सब काम है। नेक्स्ट है 3 हवाई अड्डों को पीपीपी योजना के तहत पट्टे पर देने की मंजूरी। 3 हवाई अड्डा को पीपीपी मोड पे दिया जाएगा। कौन कौन है ये 3 हवाई अड्डा, हम लोग पढ़ते हैं अभी। इसके लिए काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था विपक्ष के द्वारा। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमानपत्तन एएआई के जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत है कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, कौन कौन, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक पीपीपी मोड की योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन तीनों हवाई अड्डे का परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्ष की अवधि हेतु अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को 50 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है पीपीपी मोड में। तो याद रखिए कहाँ कहाँ है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण से दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे को सार्वजनिक पीपीपी के तहत परिचालन पर विकास लगभग 1 दशक पूर्व ही पट्टे पर दे दिया था। अब विपक्ष के द्वारा इसके द्वारा कहा गया था कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है या फिर एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। तो ये जो है यही काम जो है लगभग 1 दशक पहले, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लगभग 10 साल पहले, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय मुंबई और दिल्ली के हवाई अड्डे को इसी तरह से लीज पे दिया गया था। ठीक है, यदि वो सही था तो ये भी सही है। तो लेकिन हम लोग को राजनीति में नहीं पढ़ना है ना, न इसके बात को मानना है ना उसके बात को मानना है। जो सही है उसको समझते हुए चलना है। यदि गलत है तो फिर दोनों गलत है, दिल्ली और मुंबई वाले को भी देना गलत है और ये तीनों को भी देना गलत है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम स्वच्छ महोत्सव नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम में घोषित किया गया। इसका मुख्य बात क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहरों का शीर्ष पुरस्कार लगातार चौथी बार इंदौर को दिया गया। इंदौर मतलब कि लगातार चौथा बार जो है टॉप पे रहा सबसे स्वच्छ शहर में। इसके पश्चात सूरत दूसरे, नवी मुंबई तीसरे, विजयवाड़ा चौथे, अहमदाबाद 5वें स्थान पे रहा। राजकोट 6वें, भोपाल 7वें और चंडीगढ़ 8वें स्थान पे रहा। तो यानी कि सबसे बढ़िया राजधानी मतलब सबसे स्वच्छ राजधानी में जो है यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल रहा है ना। भोपाल जो है सबसे स्वच्छ राजधानी है जो मध्य प्रदेश का है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, वो भी मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के कैपिटल में देखा जाए तो चंडीगढ़ 8वें नंबर पे था। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है। लखनऊ 12वें नंबर पर, गाजियाबाद 19वें और प्रयागराज 20वें, है ना। तो यूपी का सबसे बढ़िया स्वच्छ शहर कौन हो गया, सबसे साफ सुथरा लखनऊ। उसके बाद 19वें नंबर पे गाजियाबाद और 20वें नंबर पे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद।
पटना इस श्रेणी की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। इस वाले कैटेगरी में, ऐसे ओवरऑल में पटना सबसे नीचे नहीं है, लेकिन इस वाले कैटेगरी में, बड़े शहरों के कैटेगरी में पटना सबसे नीचे है। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी सबसे स्वच्छ शहर है। अब ये तो 10 लाख से ऊपर वाली आबादी था ना, 10 लाख के 1 से 10 लाख की आबादी वाले में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे स्वच्छ है, उसके बाद कर्नाटका का मैसूर, उसके बाद नई दिल्ली, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और मध्य प्रदेश का खरगोन। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा 2 तटीय गांवों को सुनामी रेडी मान्यता दिया गया है। 7 अगस्त 2020 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC द्वारा ओडिशा राज्य के 2 तटीय गांवों कौन कौन है, तो वेंकट रायपुर और नोलिया स्याही को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है। सुनामी रेडी गांव वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया, मतलब उड़ीसा पहला स्टेट है जहां पे 2 गांव सुनामी रेडी घोषित किए गए। सुनामी रेडी कहने का मतलब है क्या कि यदि आज भी सुनामी आ जाए तो इस गांव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये सुनामी को झेलने के लिए रेडी है। ठीक है, और भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र का पहला देश बन चुका है, मतलब कि पूरे इलाके में मात्र भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, और भारत में उड़ीसा पहला राज्य बन गया जिसके 2 गांव को सुनामी रेडी सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। सुनामी रेडी का मतलब क्या हुआ कि कभी भी सुनामी आ जाए इस गांव में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट है, लोकसभा में न्यू फ्रेंच कोर्स का शुभारंभ। तो अगस्त 2020 में लोकसभा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर एक फ्रांसीसी भाषा आधारित कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के अंतर्गत लगभग 57 अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र द्वारा लागू किया जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्राइड। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं में समान पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लोकतंत्र की स्थापना 76 में संसदीय कर्मचारियों, सांसदों और अन्य लोगों को संसदीय संस्थानों में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने को किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा योजना। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना का शुभारंभ किया। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसान, पैक्स, FPO, कृषि उद्यमियों आदि को सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के 30 दिनों के बाद 2280 से अधिक कृषि सोसाइटी 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली मंजूरी प्रदान की गई। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी, ऋण गारंटी के माध्यम से फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना, तो यानी इस कोष से क्या होगा कि खेती से संबंधित या कृषि से संबंधित काम किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इस योजना की अवधि 2020 से 29 तक 10 साल का है, याद रखिएगा, पूछा सकता है। इस योजना के तहत 3% प्रतिवर्ष की ऋण माफी तथा 2 करोड़ रुपये के ऋण हेतु CGTMS स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवरेज के साथ ही ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जैसे कहीं जो लोन माफ किया जाता है उसके लिए पैसा इसी में से आएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्त में 6,000 रुपये के प्रदान की जाएगी। तो 6,000 रुपये मिलता है वो भी इसी फंड से दिया जाएगा, इसके लिए एक अलग फंड ही बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी। अंडमान निकोबार को सबमरीन केबल से कनेक्ट किया गया, यानी समुद्र में केबल डाल करके, ऐसे तार डाल करके वहाँ तक इंटरनेट पहुँचाया गया है अंडमान निकोबार तक। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया, इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केवल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी। कहाँ तक है, तो चेन्नई से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक। इसके अलावा यह पोर्ट ब्लेयर के 7 द्वीपों कौन कौन है, तो स्वराज द्वीप, जिसको पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था, अंडमान द्वीप, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉग आइसलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। ये सब द्वीप का नाम है। इसमें स्वराज द्वीप को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसको हाल ही में नाम चेंज किया गया था। ठीक है, हैवलॉक द्वीप पहले नाम था। सबमरीन OFC लिंक चेन्नई तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2x200 गीगाबाइट प्रति सेकंड और पोर्ट ब्लेयर एवं अन्य द्वीपों के बीच में 2x100 गीगाबाइट प्रति सेकंड के बैंडविड्थ पर काम करिएगा। और प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मतलब 18 में स्टार्ट हुआ था, बन के तैयार हो गया 20 में। ठीक है, लगभग 2 साल लगा इस काम को करने में। नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 में डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट जारी किया गया। एक क्या है, तो 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा घर तक बच्चों के सुलभ एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उसे सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों का वर्णन किया।
मतलब कि लॉकडाउन के समय में जब बच्चे दूर थे स्कूल से, तो किस राज्य ने क्या प्रयास किया उसके बारे में यहाँ बताया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहले हैं, मतलब कि जो केंद्र सरकार क्या क्या की, मतलब कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म, उसके अलावा स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन एमओसी कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस का डेजी, ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये सब बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार क्या क्या किया है इसमें, तो राजस्थान के द्वारा प्रोजेक्ट स्माइल लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा पढ़ाई तुम्हार द्वार, है ना, पढ़ाई तुम्हार द्वार यानी पढ़ाई आपके द्वार या तुम्हारे द्वार। बिहार के द्वारा मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय उन्नयन पहल, और विद्या वाहिनी ऐप, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये सब ऐप लॉन्च किया गया। मेघालय के द्वारा ई स्कॉलर पोर्टल, उत्तराखंड के द्वारा संपर्क दीदी ऐप, ज्ञानदीप कार्यक्रम, असम के द्वारा विश्व विद्या ज्ञान वृक्ष, त्रिपुरा के द्वारा, तो इसका पर स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। और याद रखिएगा सिर्फ बिहार वाला, क्योंकि बिहार का एग्जाम है बीपीएससी, तो बिहार का पूछा जा सकता है। जैसे उन्नयन पहल, आई थिंक किसी में पूछा भी गया कि उन्नयन पहल किस राज्य के तहत है, किस राज्य का कार्यक्रम है और किस क्षेत्र का कार्यक्रम है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। उन्नयन पहल से क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार कोई और इसमें से नाम दे दें, है ना, कि विद्या वाहिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि वहाँ पे यदि तुक्का भी लगाना हो तो सही तुक्का लगाएं, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।